गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीआई डिज़ॉर्डर के सेकंड डिज़ॉर्डर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो फर्स्ट हम लोगों ने डिज़ॉर्डर पढ़ लिया था लास्ट क्लास में कि हमारा जीआई डिज़ॉर्डर फर्स्ट था डायरिया। डायरिया के बारे में तुम लोग जानते हो, व्हाट इज़ डायरिया वॉमिटिंग। तो नेक्स्ट हमारा डिज़ॉर्डर है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। मेनली ये जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है, ठीक है, जहाँ पे जो इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं देखना कि आफ्टर बर्थ वो लोग स्टूल पास नहीं कर पाते हैं। तो मे बी द रीज़न वॉज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये हो सकता है कि कोई बच्चे को अगर स्टूल पास नहीं कर रहा है 2 दिन 3 दिन, तो एक नॉर्मल थिंग होता है कि बच्चा 3 दिन के अंदर ही स्टूल पास करता है। अगर नहीं किया, पेट फूल रहा है, बच्चे का पेट बड़ा हो गया, तब डॉक्टर्स सोच सकते हैं ये कि मे बी कि बच्चे को कोई भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से जाने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि जीआई जो ट्रैक है हमारा वो क्या है, ठीक है। तो हमारा जो ये जीआई ट्रैक है कहाँ से शुरू होता है? मेनली शुरू होता है सलेवरी ग्लैंड से। एक चीज़ याद रखना, जब हम लोग खाना खाते हैं जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे मुंह से शुरू होता है, ठीक है, क्योंकि मुंह में सलाइवा रहता है। उस सलाइवा से ही बहुत सारे फूड्स क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो हमारा जो मुंह का जो ये सलाइवरी ग्लैंड है उसके बाद आता है हमारा इसोफेगस, ठीक है। इसोफेगस से आके खाना डायरेक्ट जाता है स्टोमक पे। एक बार देखो, ये स्टोमक में जब जाता है, स्टोमक के ऑपोजिट साइड में ही होता है हमारा लिवर, ठीक है। ठीक लिवर के ठीक नीचे और थोड़ा सा पैनक्रियास के ऊपर रहता है हम लोगों का ये गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो और ये गॉल ब्लैडर के साथ और लीवर के ठीक नीचे और स्टोमक से सामने में रहता है हमारा ये पैनक्रियास। तो अभी ये जो स्टोमक आया, अभी ये स्टोमक से जुड़ा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये स्टोमक से जुड़ के हमारा ये हुआ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर इधर से जुड़ा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन से लास्ट में ये ख़त्म होता है हमारा एनस, ठीक है। तो ये मेनली है फुल जीआई ट्रैक्ट। क्यों हम लोगों ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा, क्योंकि अगर हम लोग एनाटॉमी नहीं जानेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है ये मेनली होता है ये इंटेस्टाइन में। ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारा जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पे हो सकता है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई भी जगह पे हो सकता है। बहुत सारे डिजीज़ के वजह से होता है, हम लोग वो धीरे धीरे जानेंगे। तो मेनली ये था हमारा एक फुल एक जीआई ट्रैक्ट का एक सामरी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग अभी टॉपिक में घुसेंगे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के, ठीक है। तो हम लोगों ने एनाटॉमी जान लिया कि इंटेस्टाइन कहाँ पे रहता है। अभी बच्चों में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एक सर्जिकल कंडीशन होता है। अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा उस बच्चे को सर्जरी का ज़रूरत है। कभी देखे हो कि कोई बच्चा नॉर्मली स्टूल पास नहीं कर रहा है, पेट से स्टूल पास कर रहा है, जिसको हम लोग कोलोस्टमी बोलते हैं। तुम लोगों ने शायद देखा होगा हॉस्पिटल में जब काम करते हो कि कोलोस्टमी होता है कोई कोई बच्चे का। तो कभी कभार इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए कोलोस्टमी करते हैं, सर्जिकल कंडीशन, ठीक है। तो क्या लिखा है इधर देखो, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज़ अ सर्जिकल कंडीशन which interferes with the normal passage of the bowel contents along the lumen। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का डेफिनेशन क्या है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है एक सर्जिकल कंडीशन है जो नॉर्मल जो बाउल पास का जो एक मेकानिज़म होता है, जो कंडीशन होता है, उसमें एक इंटरेक्शन ला देता है, उसमें एक इंटरफेयर करता है, जिसके वजह से तुम्हारा क्या होता है, जो तुम्हारा बाउल पास है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो मेनली यही है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का डेफिनेशन। अगर आएगा तो यही लिखना है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज़ अ सर्जिकल कंडीशन which interferes with the normal passage of the bowel contents along the lumen, ठीक है। तो अभी ये
जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये सिर्फ मैंने जो बोला कि लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, सिर्फ ये तुम्हारा स्मॉल में ही होगा या फिर सिर्फ लार्ज में ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जो ऑब्स्ट्रक्शन है बोथ स्मॉल और लार्ज बोथ इंटेस्टाइन में ही हो सकता है, ठीक है। ये मेनली इसका बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, मैकेनिकल कॉजेज़ है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है या फिर पैरालिटिक इलियस हो सकता है, इम्पेयरमेंट ऑफ द ब्लड सप्लाई हो सकता है इंटेस्टाइन का, तो बहुत सारे हो सकते हैं कि इम्पेयरमेंट ऑफ द ब्लड सप्लाई लाइक कि जो तुम्हारा ब्लड जो सप्लाई देता है जहाँ पे तुम्हारा इंटेस्टाइन में ब्लड सप्लाई दे रहा है, तो वो सभी जो आर्टरीज वेन्स वगैरह है फंक्शन नहीं कर रहे, जो नर्व्स है वो सब फंक्शंस नहीं कर रहा है, उसमें क्या होगा, तो वहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा। या फिर हो सकता है कोई भी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो कि कोई इंजरी हुआ हो, बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। नॉर्मली तुम लोगों ने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ा होगा मेडिकल सर्जिकल में, पर थोड़ा सा अलग है बच्चों में, ठीक है। क्यों अलग है, क्योंकि बच्चों का अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो आफ्टर बर्थ ही हो जाता है, ठीक है, इमीडिएट आफ्टर बर्थ होता है उसका। ऐसा नहीं है कि कहीं पे गिर गया ट्रॉमा की वजह से हो रहा है, वो बहुत रेयर होता है। अगर कोई कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर होगा या फिर ड्यूरिंग बर्थ में से इसका कोई प्रॉब्लम हुआ तभी जाके इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो मेनली अभी हम लोग जानेंगे कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का इटियोलॉजी क्या क्या है, ठीक है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि थोड़ा ये इंटेस्टाइनल जो ऑब्स्ट्रक्शन है नॉर्मली एडल्ट का इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो इटियोलॉजी में फर्स्ट इटियोलॉजी है हमारा कॉन्जेनिटल। तो कॉन्जेनिटल का मतलब क्या है, जो कि जन्म से ही है, बच्चा वैसा ही पैदा हुआ है, ठीक है। मतलब जब बच्चा पेट में था या जब बच्चा ऊम में था तब से बच्चे का कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आफ्टर बर्थ उसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। तो जैसे एक है ड्यूडेनल एट्रेशिया और स्टेनोसिस। तो ये ड्यूडेनल एट्रेशिया और स्टेनोसिस जो है ये सब डिजीज़ हम लोग धीरे धीरे करके डिटेल्स में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए हमें सिर्फ जानना है ये एक डिसऑर्डर है जहाँ पे जो हमारा जहाँ पे तुम्हारा जो ड्यूडेनम है वहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, स्टेन हो जाता है, ठीक है, स्टेनोसिस हो जाता है। मतलब स्टेनोसिस लाइक जब तुम लोगों ने हार्ट में स्टेनोसिस पढ़ा है, रिजाजिटेशन, आर्टेरियल स्टेनोसिस, वैसे ही तुम्हारा इधर भी स्टेनोसिस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा जेजुनल एट्रेशिया, इम्परफोरेट एनस। इम्परफोरेट एनस मतलब जो एनस होता है, एनस में तुम्हारा उसका जो पसिंग का जो पसिंग का जो तुम्हारा होल होता है वो नहीं रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर एनस में तुम्हारा वो होल नहीं रहेगा तो स्टूल पास होगा कहाँ से। तो ये एक कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी है, बहुत सारे बच्चों में ये ऐसा होता है। उसके बाद है हमारा हर्शबर्न्स डिजीज़। तो ये डिजीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है जहाँ पे मेनली जो हमारा गैंग्लियन एक नर्व सेल होता है ना, जो मेनली हमारा जो जो हमारा पेरिस्टल्सिस मूवमेंट क्रिएट करता है, जो नर्व सेल्स जो की रिस्पॉन्ड करते हैं जिसके वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, तो वो क्या होता है इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है, रिस्पॉन्स डिजीज़ में। जिसके वजह से क्या होता है, अगर वहाँ पे तुम्हारा कोई गैंग्लियनिक नर्व सेल नहीं रहेगा तो उसमें से क्या होगा, मूवमेंट नहीं रहेगा उस जगह का। अगर मूवमेंट नहीं रहेगा स्टूल पास नहीं होगा, स्टूल पास नहीं होने की वजह से क्या हो जाएगा, उधर एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो मेनली एक ये कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है, मेनली हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा मैल रोटेशन विद द मिड गार्ड, वॉल्वुलस। तो मैल रोटेशन ऑफ द मिड गार्ड लाइक जो हमारा गट है, जो इंटेस्टाइन है, उसका रोटेशन जैसा होता है वैसा नहीं है, कुछ दूसरा है, या फिर एक के ऊपर एक उठ गया है या फिर एक से एक जुड़ गया है, तो एक के साथ एक स्क्विंट हो गया है, तो ऐसा भी, या फिर स्क्वीज़ हो गया है कोई जगह पे, या फिर जो मैंने बोला स्टेनोसिस हो गया। तो अगर ऐसा कोई मैल रोटेशन हुआ तब हो सकता है कि उस जगह पे तुम्हारा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाए। उसके बाद मेकोनियम, इलियस और प्लाक, एनुलर पैनक्रियस, मिकल्स डाइवर्टिकुलम, ये सब कुछ एक तुम्हारा कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है। हम लोग एक एक करेंगे, नेक्स्ट जब हम लोग क्लासेस करेंगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये सब याद रखना, ये सब डिजीज़ की वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है। ये जो एक होता है तुम्हारा टेलीस्कोपिक इंटेस्टाइन, लाइक
इंटेस्टाइन तो बहुत बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है इंटेस्टाइन। तो उसमें क्या होता है, टेलीस्कोपिक इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइन है एक के साथ एक टेलीस्कोप जैसा एक के ऊपर एक उठ जाता है, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग कोई चीज़ फोल्ड करें या फिर बहुत बड़ा एक रोलर था, उसको हम लोग छोटा करके नीचे लाए, तब क्या होता है एक के ऊपर एक के ऊपर एक उठ जाता है ना। तो वैसे ही सेम थिंग, ऐसा ही एक टेलीस्कोपिक इंटेस्टाइन बनता है। ये भी एक तुम्हारा कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये सब जो डिसऑर्डर अभी बोला है मैंने, ये सब एक कॉज है तुम्हारा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होने का, ठीक है। उसके बाद है हमारा एक्वर्ड कॉज। तो वो था हमारा कॉन्जेनिटल कॉज। एक्वर्ड कॉज में मेनली इंटरसेप्शन, ट्यूमर, पॉलिप, पेरिटोनियल बैंड, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन, ट्रॉमा, पैरालिटिक इलियस, हार्निया और स्ट्रैंगुलेशन, ये सब तुम्हारा एक्वर्ड कॉज है, ठीक है। अगर ऐसा तुम्हारा कोई भी बाद में जाके डिसऑर्डर हुआ, लाइक जो कॉन्जेनिटल है वो क्या है, बर्थ से ही लेके आया है, पर एक्वर्ड है जो आफ्टर बर्थ उसको हुआ है। हो सकता है कि उसको आफ्टर बर्थ ट्यूमर हुआ है, या फिर पॉलिप हुआ, या फिर उसको कोई ट्रॉमा आया है, ठीक है। तो ये सब अगर ये ट्रॉमा की वजह से, या फिर बच्चा गिर गया था, या फिर परफोरेशन हो गया था, या फिर कोई भी उसका पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा हुआ था जिसके वजह से उसका इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया था, तो ये सब मेनली तुम्हारा जो इंजूरियस है, जो हैजर्डस है, जो कि आफ्टर बर्थ कोई कॉज के वजह से अगर इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन आया, तो वो है हमारा एक्वर्ड कॉजेस, ठीक है। एक्वर्ड में तो ये सब डिसऑर्डर्स आता है। तो मेनली ये था इटियोलॉजी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी में इंटेस्टाइनल जो ऑब्स्ट्रक्शन होए, क्या होता है कि इंटेस्टाइन में अगर कोई भी तुम्हारा कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया ड्यू टू इटियोलॉजिकल क्या कॉज, क्या होता है, जो स्टूल है वो पासेस नहीं हो पाता है। तो अगर स्टूल अच्छे से पासेस नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, बच्चा स्टूल पास नहीं करेगा और बच्चे का जो स्टूल है जो वो वहीं पे जमता रहेगा और पेट फूल जाएगा ना। तो ये बहुत सारे एक पैथोफिजियोलॉजी है, तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो मेनली क्या लिखा है, जो ऑब्स्ट्रक्शन टू इंटेस्टाइनल पासेज ऑफ कंटेन्स लीड्स टू इंक्रीज्ड पेरिस्टल्सिस। तो अगर इंटेस्टाइन में तुम्हारा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, वो क्या करता है, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट को और ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। देयर इज डिस्टेंशन प्रॉक्सिमल टू द ऑब्स्ट्रक्शन बाय गैस, फ्लूइड एंड बैक्टीरियल ग्रोथ। तो मेनली क्या होता है, जो क्या होता है, एब्डोमेनल डिस्टेंडेड हो जाता है ना। एब्डोमेनल डिस्टेंडेड क्यों हो जाता है, क्योंकि पेट में गैस, फ्लूइड, बैक्टीरियल ग्रोथ होता रहता है, बाउल मटेरियल्स, फिकल मटेरियल्स अंदर रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो एब्डोमेन होता है वो डिस्टेंडेड हो जाता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। और इतना कुछ अगर एक्यूमुलेटेड होगा पेट में जो पास नहीं हो पा रहा है, पर बच्चा तो खा रहा है, वो कहीं पे पास नहीं हो रहा है, एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, तब जाके वहाँ पे डिस्टेंशन होता है, ठीक है। दिस रिजल्ट in increased intestinal secretion and decreased absorption capacity by bowel, जिसके वजह से क्या होता है, जो इंटेस्टाइनल जो सिक्रेशन है, जो म्यूकोजल सिक्रेशन होता है, जो फ्लूइड सिक्रेट होता है, वो बढ़ जाता है। पर जो एब्जॉर्प्शन क्वालिटी है इंटेस्टाइन का एक क्वालिटी क्या है, एब्जॉर्ब करना। अगर जो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, अगर अच्छा जो चीज़ होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, जो एब्जॉर्प्शन क्वालिटी होता है बाउल का वो नहीं हो पाता है। उल्टा क्या होता है, जो सिक्रेशन होता है वो बढ़ जाता है। अभी देखो सिक्रेशन बढ़ रहा है, गैस बढ़ रहा है, उसमें क्या होगा, सिक्रेशन बढ़ते बढ़ते और ज़्यादा डिस्टेंडेड हो जाएगा, ठीक है। अगर सिक्रेशन हो रहा है और पास नहीं हो रहा है, पर सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, नॉर्मल थिंग कि एक बलून में हम लोग सिर्फ हवा भर रहे हैं, पर वो बैलून क्या हो रहा है, फूल रहा है, हवा तो बाहर निकलने का कोई जगह नहीं है, क्योंकि
पूरा बलून ढका हुआ है, कोई लीकेज नहीं है उसमें से ना, कोई लीक नहीं है। तो अगर ऐसे ही हवा भरते भरते क्या हो जाएगा, एक टाइम में जाके वो बलून बस्ट हो जाएगा। तो सेम थिंग, अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को हम लोग ट्रीटेड नहीं करेंगे, वो बाद में जाके क्या करता है, बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग बनता है। ठीक है, तो मेनली ये था इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का पैथोफिजियोलॉजी। उसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा मेन थिंग है, क्लिनिकल फीचर्स की, कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारा नर्सेस का काम क्या होता है, फर्स्ट टाइम होता है हमारा हिस्ट्री टेकिंग एंड फिज़िकल एग्जामिनेशन। तो हमें फिज़िकल एग्जामिनेशन करके ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मे बी द डायग्नोसिस हो सकता है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है ना। तो हमें उसके लिए क्या, क्लिनिकल फीचर्स जो साइन एंड सिम्टम है वो जानने का बहुत ज़रूरी है, राइट। तो क्या है क्लिनिकल फीचर्स, साइन एंड सिम्टम्स वेरी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है इसका लेवल के वाइज के हिसाब से इसका जो साइन एंड सिम्टम है वो वैरी करता है। ठीक है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ा सा हुआ तो तुम्हारा साइन एंड सिम्टम भी तुम्हारा थोड़ा सा ही होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होगा तो साइन एंड सिम्टम्स भी तुम्हारा ज़्यादा होगा। उसके बाद देखो क्या है, ये जो प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन लीड टू द अर्ली ऑनसेट ऑफ बिलियस एमेसिस जनरली विथ मिनिमल एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो जो हमारा प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन, अगर ऊपर वाला साइड में, कि देखो इस पिक्चर में, अगर ऊपर वाला साइड में अगर तुम्हारा ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, सोचो यहाँ पे हुआ, या फिर थोड़ा सा स्टोमक से थोड़ा सा नीचे ये ऑब्स्ट्रक्शन हो, उसमें से क्या होता है बोलो तो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक जो होता है विलियस एमेसिस, मतलब जो वॉमिट होता है वो वॉमिट बिलियरी वॉमिटिंग करता है वो लोग। ठीक है, बिलियरी वॉमिटिंग मतलब बाइल निकलता है, क्योंकि खाना तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और जो बाइल प्रोड्यूस हो रहा है वो थ्रू वॉमिट के हिसाब से वो निकल रहा है, और वॉमिट के हिसाब से निकल रहा है, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जा पाता है पेट के, तो क्या होता है, डिस्टेंशन उतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये प्रॉक्सिमल में हुआ है। तो प्रॉक्सिमल में मेनली ऊपर से वो विलेरी वॉमिट के हिसाब से बाहर जा रहा है, पर ये नीचे तो जमा नहीं हो रहा है, नीचे का इंटेस्टाइन खाली रहता है, इसकी वजह से तुम्हारा जो डिस्टेंशन है वो थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, in contrast, children with the distal intestinal obstruction present later with bilious vomiting। तो अगर किसी का भी तुम्हारा डिस्टल पार्ट में हुआ है, अगर डिस्टल इंटेस्टाइन में किसी का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, तो वहाँ पे तुम्हारा जो विलियस वॉमिटिंग है वो थोड़ा कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि ये तुम्हारा नीचे का पार्ट में हुआ है, नीचे का पार्ट में होने से, नीचे का पार्ट में अगर इधर कहीं पे हुआ तो विलियस वॉमिटिंग होने का चांसेस कम होता है। पर उसमें क्या होता है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। क्यों डिस्टेंशन होता है, क्योंकि ये डिस्टल पार्ट है, डिस्टल पार्ट में अगर तुम्हारा जमता रहेगा जो फ्लूइड से, जो बाइल से, गैसेस से, जो माइक्रोबैक्टीरियल जो ग्रोथ हो रहा है, ये अगर नीचे का पार्ट में जमा होगा तो ये डिस्टेंडेड होगा, ये डिस्टेंडेड होगा तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। तो एंड द प्रोनाउंस्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, तो ये मेनली डिस्टल पार्ट का एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स है। ठीक है, उसके बाद देखो जो फीचर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अभी जो कॉजेज़ हम लोगों ने इटियोलॉजिकल जो कॉजेज़ पढ़ा था, कॉन्जेनिटल कॉज, एक्वायर्ड कॉज, उसके हिसाब से भी इसका फीचर्स डिपेंड करता है। ठीक है, जनरल फीचर्स इंक्लूडिंग एब्डोमिनल पेन, विलियस वॉमिटिंग, फीवर, टेंडरनेस, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, डिक्रीज बाउल साउंड, डिहाइड्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, रेयरली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो ये सब उसका क्लिनिकल फीचर्स है। अभी देखो दो फीचर्स तुम लोग अलग कर पाओगे कि अगर प्रॉक्सिमल में हुआ तो क्या होगा, डिस्टल में होगा तो क्या होगा, पर उसको छोड़ के भी क्या क्या हो सकता है कि अगर जो उसका इटियोलॉजिकल कॉज है, कॉज के हिसाब से उसका तुम्हारा मेनली अलग अलग से उसका फीचर्स होगा। उसके और एक देखो जो एक इंक्लूडिंग जो एब्डोमिनल पेन क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड एक्युमुलेटेड हो रहा है, गैस फॉर्म किया, माइक्रोबैक्टीरियल ग्रोथ हुआ, एक एबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन होगा। उसके बाद बिलियस वॉमिटिंग मैंने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि बाहर नहीं निकल पाएगा बाइल थ्रू एनस, तो वो क्या होगा, ऑपोजिट रिफ्लक्स में वो क्या होगा, बाइल जो है
पूरा बाइल वॉमिटिंग होके निकलेगा। फीवर क्यों आएगा? क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा माइक्रोबैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। तो अगर इन्फेक्शन हुआ, माइक्रोबैक्टीरियल ग्रोथ हुआ, तो नॉर्मली जो फीवर है वो होगा ही ना। कि तुम्हारा अगर किसी का भी अगर सोचो माइक्रोबैक्टीरियल ग्रोथ हुआ, इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन का सबसे बड़ा सिम्टम ही है तुम्हारा फीवर ना, साइन एंड सिम्टम ही है फीवर। तो फीवर तो आएगा ही। उसके बाद टेंडरनेस, टेंडरनेस क्यों होगा? क्योंकि एब्डोमिनल टेंडरनेस होगा, क्योंकि एब्डोमिनल डिस्टेंडेड हुआ है। डिस्टेंशंस की वजह से उसका टेंडरनेस भी हमें फील होगा, और एब्डोमिनल पेन भी हो रहा है, लगेगा कि थोड़ा सा फुला हुआ है, ऐसा लगेगा। उसके बाद डिक्रीज्ड बाउल साउंड, बाउल साउंड भी धीरे धीरे डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, बाउल तो तुम्हारा पास नहीं हो रहा है, बाउल पास नहीं होने से बाउल साउंड डिक्रीज होगा। डिहाइड्रेशन क्यों होगा? डिहाइड्रेशन होगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइनल जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो गया है। और क्या हुआ, इंटेस्टाइन का जो तुम्हारा मेनली सिक्रेशन है वो बढ़ गया है। तो सिक्रेशन बढ़ गया है पर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गया है, तो नॉर्मली जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन क्रिएट होगा। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, तो ये सबसे बड़ा तुम्हारा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का जो क्लिनिकल फीचर्स है। क्योंकि अगर कोई बच्चे का तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन है, उस बच्चे का अगर 3 दिन से वो बच्चा बाउल पास नहीं किया है, छोटा बच्चा है, तो हम लोग पहले ही सोचते हैं कि इसको हो सकता है कि इसका इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से अगर बाउल पास नहीं हो पा रहा है, कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो कॉन्स्टिपेशन इज़ अ वेरी कॉमन साइन एंड सिम्टम। ठीक है। उसके बाद रेयरली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेयरली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कब होता है? जब ये बहुत ज़्यादा इसका लेवल बढ़ जाता है, जो तुम्हारा ऑब्स्ट्रक्शन का लेवल अगर बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड हो गया एब्डोमेन। सोचो कि जो हमारा डायफ्राम होता है वो कहाँ होता है? ये थोड़ा स्टोमक के थोड़ा सा ऊपर में होता है। तो अगर सोचो कि इंटेस्टाइन बहुत बड़ा हो गया, इंटेस्टाइन डिस्टेंडेड हो गया, एब्डोमेन तुम्हारा डिस्टेंशन हो गया, टेंडरनेस हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो उसका प्रेशर थोड़ा डायफ्राम में भी जाके तुम्हारा गिरता है। अगर डायफ्राम में उसका प्रेशर गिरता है तो थोड़ा सा क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है। तो रेयरली जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब ये ऑब्स्ट्रक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तब जाके तुम्हारा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है। ठीक है। तो मेनली ये सब था क्लिनिकल फीचर्स, वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स, जो डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम लोगों को कोई भी पेशेंट, ऐसा बच्चा जब तुम लोग काम करते थे जैसे पीकू में, नीकू में, तो बच्चों को जब एग्जामिनेशन करते थे, तब एग्जामिनेशन के टाइम में ये सब चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। जब हिस्ट्री ले रहे हो सब में तुम्हारा ये ध्यान में रखना पड़ेगा। एग्जामिनेशन जब कर रहे हो, कोई भी ऐसा अलग सा फीचर्स हमें देखने को मिला, तभी हमारे दिमाग में ये रखना पड़ेगा इंडिविजुअल डिसऑर्डर का क्या क्या फीचर्स था, उसके हिसाब से तो हम लोग डायग्नोसिस करते हैं ना। तो ये जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, इसका पेशेंट बहुत ज़्यादा करके मेनली एडमिट होता है। ऐसे बच्चे, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है, बहुत ज़्यादा बच्चे एडमिशन होता है अभी। तो इसके लिए हमें इसका क्लिनिकल फीचर्स बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि ये प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन का कोई प्रॉब्लम है या फिर डिस्टल इंटेस्टाइन का कोई प्रॉब्लम है। इजीली हम लोग आइडेंटिफाई करके इजीली हम लोग उसके लिए मैनेजमेंट कर सके ना। तो मेनली ये सब था क्लिनिकल फीचर्स। उसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे डायग्नोसिस। अभी डायग्नोसिस प्रोसीड्यूर में क्या क्या करके हम लोग जानेंगे कि इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है या नहीं। सबसे पहले तो हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। मैंने पहले ही बोल दिया था कि हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन एक बहुत तुम्हारा एक इम्पॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है कोई भी डिजीज़ डायग्नोसिस करने के लिए। तो मेनली हम लोग हिस्ट्री में उसका जो बर्थ हिस्ट्री है या फिर उसका जो फैमिली हिस्ट्री है या फिर जो फूड हिस्ट्री, जो नॉर्मली हम लोग हिस्ट्री टू जेड लेते हैं वही लेंगे। और फिजिकल एग्जामिनेशन करके हम लोग मैच करके देखेंगे जो फीचर्स हम लोगों ने पढ़ा वैसे ही फीचर्स प्रेजेंट है या नहीं। अगर है तो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसके बाद है, और जो डॉक्टर जब कोई पेशेंट आता है ऑब्स्ट्रक्शन का, मेनली ये सबसे पहले हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन से कंफर्म होता है। उसके बाद तो धीरे धीरे हम लोग इमेज जो वगैरह है वो सब हम लोग ट्राई करते हैं ना। नेक्स्ट है हमारा प्लेन एक्सरे एंड वेरियम एनिमा।
तो ये जो प्लेन एक्सरे है ये नॉर्मल जैसे एक्सरे होता है वैसे ही होता है। और जो ये बेरियम एनिमा है ये थोड़ा सा अनकॉमन है तुम लोगों के लिए। इसमें क्या होता है, मेनली बेरियम जो है वो दिया जाता है बच्चों को, ठीक है। तो बेरियम का जो कलर होता है वो क्या होता है, एक्सरे में आता है, ठीक है। अगर कोई बेरियम खाता है, सोचो बेरियम किसी ने खा लिया और एक्सरे किया, तो वो बेरियम जहाँ जहाँ से जाएगा वहाँ से उसका एक इमेज हम लोग एक्सरे में देख पाएंगे। तो ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, ये जो बेरियम होता है वो सॉलो करवाते हैं। उसकी वजह से अगर कोई भी जगह पे तुम्हारा ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, वहाँ पे जाके वो बेरियम क्या होगा, रुक जाएगा नॉर्मली, तो वो हमें एक्सरे में दिखाई देगा। तो नॉर्मली प्लेन एक्सरे करता है विद बेरियम इनेमा के वजह से, ठीक है। उसके बाद इनेमा नॉर्मली जो है ये बेरियम थ्रू इनेमा हम देते हैं, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला था कि मतलब खाना मतलब ये खिलाता नहीं है बेरियम, जो इनेमा है थ्रू एनएस ये बेरियम दिया जाता है और एक्सरे किया जाता है, ठीक है। तो थ्रू एनएस से अगर ये बेरियम देते हैं तो वो बेरियम कहाँ से जा रहा है, अगर जा पा रहा है या नहीं, अगर नहीं जा पा रहा है तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो वो हमारा पूरा पिक्चर जो है एक्सरे में आ जाएगा। क्लियर। तो मेनली ये था हमारा बेरियम इनेमा एक्सरे। उसके बाद है अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। ये तो बहुत ही कॉमन है, कोई भी अगर कन्फ्यूजन हुआ हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो मेनली ये जो 3 डायग्नोसिस है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। क्लियर। सबसे ज़्यादा जो अलग अलग चीज़ें ये दिमाग में रखना, जैसे इधर है बेरियम एनिमा, तो ये अलग अलग पर्टिकुलर अगर पॉइंट्स तुम लोग याद रखोगे तो एग्ज़ाम के टाइम में वो लिखने में हेल्प करेगा। क्योंकि ये जो कॉमन थिंग है यूएसजी एक्सरे, नॉर्मल एक्सरे, यूएसजी और हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, बहुत सारे डिजीज़ के लिए ये यूज़ होता है ना। तो पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए पर्टिकुलर अलग अलग कुछ डायग्नोसिस होता है, वो हमें दिमाग में रखना है। जैसे इधर हम लोगों ने नया डायग्नोसिस पढ़ा कि बेरियम इनेमा थोड़ा सा अलग है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। तो ऐसे जो अलग सा थोड़ा सा अलग लगेगा हम लोगों को, वो सब हमें दिमाग में ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया उसका इटियोलॉजी क्या होगा, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, सब कुछ पढ़ लिया। पर ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने जो डेफिनेशन था उसमें ही बोल दिया था कि इंटेस्टाइनल जो ऑब्स्ट्रक्शन है एक सर्जिकल कंडीशन है। तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट मेनली क्या होगा, सर्जरी ही होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। पर उसको छोड़ के भी थोड़ा सा सपोर्टिव थेरेपी भी देते हैं। जितना दिन तक सोचो सर्जरी नहीं हो रहा है, सर्जरी का मतलब है इमीडिएट सर्जरी करने में भी थोड़ा सा प्रिपरेशन का ज़रूरत है, तो तब तक के लिए थोड़ा सा सपोर्टिव जो थेरेपी है वो सब दिया जाता है। जैसे सपोर्टिव थेरेपी लाइक विद एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीएमेटिक्स, ये सब। क्यों एंटीपायरेटिक दिया जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन की वजह से फीवर आता है, हम लोगों ने साइन एंड सिम्टम पढ़ा। और सपोर्टिव थेरेपी का मतलब है जो कि साइन एंड सिम्टम हो रहा है उसको रिड्यूस करना। तो एंटीपायरेटिक हम लोग देते हैं कि फीवर कम आ जाए। एनाल्जेसिक क्यों देते हैं, क्योंकि एब्डोमिनल पेन होता है, उस पेन को रिलीफ करने के लिए हम लोग एनाल्जेसिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स क्यों देते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ होता है ना, बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, मेनली एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। और एंटीएमेटिक्स क्योंकि वहाँ पे बिलियरी वॉमिटिंग्स होता है ना, तो वॉमिट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एंटीएमेटिक्स देते हैं। क्लियर। तो ये सब था मेनली सपोर्टिव थेरेपी टू रिड्यूस द साइन एंड सिम्टम। उसके बाद है हमारा हाइपाटोनिक सलाइन एनिमा फॉर राउंडवॉर्म इन्फेस्टेशन। अगर सोचो कि राउंडवॉर्म इन्फेस्टेशन के वजह से उसका इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया जो एक्वर्ड कॉज है, तो उस एक्वर्ड कॉज को रिड्यूस करने के लिए हाइपाटोनिक जो सलाइन है उससे हम लोग इनेमा देते हैं, ठीक है। तो हाइपाटोनिक इनेमा की वजह से तुम्हारा राउंडवॉर्म को हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं, तो वो एक ट्रीटमेंट है। और उसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वो है सर्जिकल रिपेयर ऑफ द इफेक्टेड पोर्शन अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइंग कॉज। अभी सर्जिकल रिपेयर ऑफ द इफेक्टिव पोर्शन लाइक कि सोचो इंटेस्टाइन में कि उसका लार्ज इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम था या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम था, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बहुत सारे ऐसे, जैसे डुहामेल ऑपरेशन, बहुत सारे ऑपरेशन है, ठीक है, धीरे धीरे ऑपरेशन
के बारे में तुम लोग जानोगे। ओपन लैब करके उसको, उस एरिया को क्योर करके, उस एरिया को ठीक करके मेनली जो जिस पोर्शन में जिस कॉज के वजह से तुम्हारा वो प्रॉब्लम हुआ है उस कॉज को हम लोग रिड्यूस करते हैं। जैसे हमारा हर्षवंश डिजीज़ में डुहामेल ऑपरेशन बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है, ठीक है। कोलोस्टमी, ये सब क्या है, पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए पर्टिकुलर ऑपरेशन होता है। तो उसका जो कॉज है अकॉर्डिंग टू इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कॉज के हिसाब से हम लोग उसका सर्जिकल रिपेयरमेंट करेंगे, ठीक है। सर्जिकल जो रिपेयर है उसमें सबसे पहले आता है हमारा कोलोस्टमी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोलोस्टमी का वीडियो मैं तुम लोगों को भेज दूंगी कि कोलोस्टमी कैसे होता है, वो देख लेना अच्छे से, ठीक है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए जो सर्जरीज वगैरह होता है मैं वो वीडियो शेयर कर दूंगी। तो कोलोस्टमी, डुहामेल ऑपरेशन, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन है जो मेनली रिपेयर करता है। मेनली देखो जो ऑपरेशन सर्जिकल रिपेयर है इधर, ठीक है। रिपेयर मतलब जो बिगड़ गया है उस चीज़ को ठीक करना, ठीक है। तो ये सब था मेनली हमारा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। इतना ही है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अभी धीरे धीरे हम लोग जो इसके अंदर का जो डिजीज़ था वो हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। थैंक यू।